क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। साहित्यिक हिंदी का पेपर है जो 18 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यह एक वायरल पेपर है। सेम ऐसा ही पेपर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड का प्रश्न नंबर 1 का है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मोहन राकेश, संपूर्णानंद। तो शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है, लल्लू लाल की रचना है सुख सागर, 11 वर्ष का समय, प्रेम सागर, रानी केतकी की कहानी। तो लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। रानी केतकी की कहानी इंसाल्लाह खां की रचना है। 11 वर्ष का समय कहानी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, और सुख सागर मुंशी सदा सुखलाल की रचना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का गा है, पर्दा कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, यशपाल, अमरकांत, जयशंकर प्रसाद। तो पर्दा कहानी के लेखक हैं यशपाल। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। फिर है, बाल कृष्ण भट्ट संपादक थे इंदुमती के, लहर के, हिंदी प्रदीप के, साहित्य सहचर के। तो बाल कृष्ण भट्ट संपादक थे हिंदी प्रदीप पत्रिका के। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। साहित्य सहचर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। इंदुमती इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है, और इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी है, और लहर जयशंकर प्रसाद की रचना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का अंगा है, वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है बाणभट्ट की आत्मकथा, वागधारा, साहित्य और समाज, शेखर एक जीवनी। तो वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है वागधारा। दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। शेखर एक जीवनी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यज्ञ की है। साहित्य और समाज रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। प्रश्न नंबर 2 का है, कामायनी किस युग की रचना है? द्विवेदी युग, छायावादी युग, भारतेंदु युग, प्रगतिवाद युग। तो कामायनी मेरे प्यारे बच्चों छायावादी युग की रचना है। ठीक है, कामायनी द्विवेद छायावादी युग की रचना है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कामायनी महाकाव्य छायावादी युग की रचना है, और कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, इसके बाद अगला है, द्विवेदी युग की रचना नहीं है प्रिय प्रवास, साकेत, भारत भारती, छाया। तो द्विवेदी युग की रचना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों छाया। ठीक है, छायावाद युग की रचना है, और छाया जयशंकर प्रसाद की रचना है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्रिय प्रवास, भारत भारती और साकेत तीनों द्विवेदी युग की रचनाएं हैं। इसके बाद है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1954, 1943, 1938, 1936। तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943। अगर दूसरा सप्तक पूछे तो 1900 क्या बताना है, 1951। तीसरा पूछे तो 1959 बताना है। चौथा पूछे तो 1979 बताना है। और चारों सप्तक के संपादक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यज्ञ। ठीक है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, चंद बरदाई द्वारा लिखा हुआ है। कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद की है, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की है, और रामचरितमानस तुलसीदास की है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। ठीक है, तो अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। परख जैनेन्द्र कुमार की है, स्वर्णधूल सुमित्रानंदन पंत की है। ठीक है, और चित्राधार जयशंकर प्रसाद की रचना है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है,
दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये 10 अंक का पूछा जाता है। गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न होते हैं, 2-2 अंक के। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट गद्यांश है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। अतः पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। तो जहाँ पर जन, भूमि, माता, पृथ्वी सब शब्द दिख जाए तो आप समझ जाइए राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, दिए गए गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक का नाम। तो पाठ का शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप। पाठ के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। दूसरा है, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। तो पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पृथ्वी हो, ठीक है, और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। इसके बाद है, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं। तो पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र का निर्माण करते हैं। पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। तो पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा मनुष्य के कारण प्राप्त करती है। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या किसकी करना है मेरे प्यारे बच्चों, व्याख्या करना है पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। तो चलिए देख लेते हैं क्या लिखना है आपको। जिस प्रकार माता हमें जन्म देती है, पालन पोषण करती है, हमें प्यार करती है, उसी प्रकार पृथ्वी हमें अन्न देती है। इसकी धूल में हम खेल कर बड़े होते हैं, इसकी हवा में हम सांस लेते हैं। पृथ्वी एक माता के ही समान हमारा पालन पोषण करती है। अतः पृथ्वी एक माता के समान है और मनुष्य सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। इसके बाद यहाँ पे अथवा करके दिया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी पैराग्राफ। अशोक का फूल उसी मस्ती में हंस रहा है। पुराने चित्त से इसे देखने वाला उदास होता है। वह अपने को पंडित समझता है। पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबोती है। जब वह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है, तो वह बोझ नहीं रहती। वह उस अवस्था में भी उदास भी नहीं रह करती। कहाँ अशोक का कुछ भी नहीं बिगड़ा है, कितनी मस्ती में झूम रहा है। कालिदास इसका रस ले सके थे, अपने ढंग से मैं भी ले सकता हूँ। अपने ढंग से उदास होना बेकार है। देखिए, उदास होना बेकार है, इसको ध्यान रखेंगे। और अशोक शब्द मिल गया यहाँ पे, ठीक है, और कालिदास शब्द ध्यान रखेंगे। तो आप समझ जाइए अशोक अशोक के फूल चैप्टर से लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो अशोक के फूल और हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक को देखकर कौन उदास होता है। तो अशोक को पुराने चित्त से देखने वाला उदास होता है। अशोक को देखकर कौन उदास होता है। तो अशोक को पुराने चित्त से देखने वाला उदास होता है। फिर अगला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश के माध्यम से लेखक विद्वता के बारे में जन सामान्य को क्या संदेश देना चाहता है। तो उपयुक्त गद्यांश के माध्यम से लेखक संदेश देना चाहता है कि विद्वता को सहज और जीवन का अंग होना चाहिए, जिससे वह व्यक्ति को उत्थान की ओर प्रेरित करेगी। इसके बाद है, प्रस्तुत गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। तो प्रस्तुत गद्यांश का आशय यह है कि व्यक्ति को अपने उत्थान से उत्साहित और पतन से निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। प्रत्येक स्थिति में समान भाव से रहना चाहिए। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, तो रेखांकित अंश की व्याख्या जिसकी रेखा खींची हुई है उसकी व्याख्या आपको करना है। तो चलिए देख लेते हैं क्या करना है। पांडित्य अर्थात विद्वता भी एक भार है। यह जितनी भारी होती है उतनी ही तेजी से मनुष्य को डुबोती है। विद्वता अहंकार को उत्पन्न करती है और अहंकार मनुष्य के विनाश का कारण होता है। जो जितना बड़ा विद्वान होता है वह उतना ही बड़ा अहंकारी भी होता है। रावण का उदाहरण हमारे सामने है। उस जैसा विद्वान धरती पर शायद ही पैदा हुआ हो, लेकिन उसके अहंकार ने उसका सर्वनाश कर दिया। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 10 अंक का है। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले। ठीक है, नवीन बादल के समान कमल के समान नेत्र वाले मेरे प्यारे श्री कृष्ण जाके आए ना मधुबन से ओ ना भेजा संदेशा। मथुरा जाने के बाद न मथुरा से वापस आए और ना ही मेरे लिए कोई संदेश भेजा। राधा कहती है कि नवीन बादल के समान कमल के समान नेत्र वाले मेरे प्यारे श्री कृष्ण मथुरा जाने के बाद न मथुरा से वापस आए और न ही मेरे लिए कोई संदेश भेजा। मैं अपने प्रियतम के वियोग में रो रो करके पागल हो रही हूँ। हे पवन, तुम जा करके मेरी सारी दुख भरी कहानी को श्री कृष्ण को सुना देना।
फिर पवन राधा पवन से कहती है कि हे पवन, जैसे ही तुम मेरा भवन यानी घर छोड़कर थोड़ा आगे बढ़ोगी, शोभा देने वाली, सुख प्रदान करने वाली बहुत सारी लताएं मिलेंगी, प्यारी छाए होगी और पक्षियों के चहचहाने की कोमल सुर होंगी, वह तुझे मोह लेंगी। लेकिन मेरा दुख को ध्यान में रखना और वहाँ जाकर के विश्राम ना करना। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया है? पवन दूतिका से। और कवि हैं इसके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। पवन दूतिका द्वारा किसने किसको संदेश भेजा है? तो राधा पवन को दूती बनाकर किसको संदेश भिजवाती है? फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मैंने पूरी आपको बता दिया है। इसके बाद है प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया है? तो राधा के अनुसार कृष्ण के नए नवीन बादलों के समान पनीले व मनोहारी हैं। राधा का प्रेम उनके प्यारे प्राण प्रिय कृष्ण के विरह में व्याकुल है। मधुबन जाकर किसने कोई संदेश नहीं भेजा? तो मधुबन जाकर श्री कृष्ण ने कोई संदेश नहीं भेजा। इसके बाद में है अथवा करके दिया है, भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कान दूत केंधो ब्रह्म दूत है पधारे आप। ठीक है, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, उद्धव आप श्री कृष्ण के दूत बनकर आए हैं या फिर ब्रह्म के दूत बनकर आए हैं? आपने तो मुझ ब्रजबालाओं की बुद्धि को पलटने का ठेका ले लिया है। रत्नाकर जी कहते हैं, फिर गोपियाँ कहती हैं कि आप प्रेम की रीति को नहीं जानते हैं, आप अनाड़ियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। आपने माना कि श्री कृष्ण और ब्रह्म एक ही है, तो भी हमें श्री कृष्ण से अन्यत्र भावना अच्छी नहीं लगती। ठीक है, अगर समुद्र में एक बूंद मिला दिया जाए तो समुद्र का कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, लेकिन उस बेचारी बूंद का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। तनिक रुके ना। पद्यांश के पाठ और कवि का नाम। तो पाठ का नाम उद्धव प्रसंग और कवि का नाम जगन्नाथ दास रत्नाकर। फिर है दूसरा, गोपियों ने किसे और क्यों अनाड़ी कहा है? तो गोपियों ने कान्हा को अनाड़ी कहा है क्योंकि वह उनकी प्रेम भावना और निस्वार्थ प्रेम को नहीं समझ पाई। गोपियों का मानना था कि कान्हा ने उन्हें धोखा दिया, इसलिए वह उन्हें अनाड़ी मानती हैं। इसके बाद है अनीति और भावत शब्दों का अर्थ। तो अनीत का अर्थ है अन्याय, गलत तरीके से। भावत का अर्थ है प्रेम करना या मानना। इसके बाद है कान दूत केंधो ब्रह्म दूत है पधारे आप, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो कान दूत केंधो ब्रह्म दूत पधारे आप पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है, जिसमें दूत और पधारे शब्दों का समान ध्वनि का प्रयोग किया गया है। फिर यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या है, तो व्याख्या मैंने पूरी आपको बता दिया है। फिर प्रश्न नंबर 5 का है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो शब्द सीमा 80 शब्द है और लगभग 5 नंबर यहाँ से आपको मिलेंगे। ठीक है, लगभग 80 शब्दों में आंसर देना है। वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर प्रसाई, तो इन सब का वीडियो आपको आज मिल जाएगा। इसके बाद में अगला है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। 5 अंक का है, शब्द सीमा 80 शब्द है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओश, सुमित्रानंदन पंत और रामधारी सिंह दिनकर, इनको आप तैयार करेंगे नहीं, इसका भी वीडियो आज आपको मिल जाएगा। फिर छठा है, पंचलाइट अथवा लाठी कहानी का सारांश अथवा ध्रुव यात्रा अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। शब्द सीमा 80 शब्द है और 5 अंक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 7 नंबर है, शो पठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 80 शब्द है, 5 अंक है। अलग अलग जिले के लिए अलग अलग खंड काव्य होता है, तो इसको आप तैयार करेंगे। फिर है खंड खा। 8 का है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ आपको 2 + 5 = 7 अंक मिलेंगे। 2 अंक संदर्भ के लिए, 5 अनुवाद के लिए, तो कुल मिलाकर के 7 अंक। और ये गद्यांश मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भाष भारवी भवभूत आदि महाकवि अपने ग्रंथ से आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। यह भाषा हमारी माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता, संस्कृत की एकता संस्कृत से ही सुरक्षित रखी जाती है। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है, इसलिए ठीक ही कहा गया है, भाषाओं में मुख्य मधुर और अलौकिक संस्कृत भाषा है। ठीक है, संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के संस्कृत भाषाएं महत्तम नामक पाठ से अवतरित है। फिर यहाँ पे अथवा करके दिया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तब किसी द्वारपाल ने आकर के महाराज भोज से कहा, देव, लंगोटी मात्र पहने हुए एक विद्वान द्वार पर खड़ा है। राजा ने कहा, उसे अंदर लाओ।
तब अंदर आकर के उस कवि ने महाराज भोज को देख करके आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा ऐसा मान करके संतुष्ट होकर के खुशी के आंसू बहाए। राजा ने उसकी ओर देख करके कहा, कवि तुम क्यों रोते हो? तब कवि ने कहा, राजन मेरे घर की दशा को सुनिए। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के भोजस्य उदाहरण नामक पाठ से अवतरित है। फिर यहाँ पे है खा नंबर, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भाषाओं में मुख्य मधुर और अलौकिक संस्कृत भाषा है। तस्य ही मधुरम काव्य, और उसका काव्य मधुर है। तस्मादप सुभाषितम, और उससे अधिक मधुर उसके सुंदर वचन है। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के सुभाषित रत्नार नामक पाठ से अवतरित है। फिर यहाँ पे अथवा करके दिया है, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मत्ता गजेंद्रा हाथी मस्त हो रहे हैं, मुझता गवेंद्रा साण प्रसन्न हो रहे हैं, वनेशु विक्रांतरा मृगेंद्रा, और शेर हिरन में प्राकर्मी हो रहे हैं, और शेर वनों में प्राकर्मी हो रहे हैं। रम्या नगेंद्रा पर्वत सुंदर हैं, निर्भता नरेंद्र राजा शांत हैं, परकीर्तो वारिद्रो सुरेंद्रा, और इंद्र बादलों से खेल रहे हैं। तो संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के ऋतुवर्णम नामक पाठ के वर्षा खंड से अवतरित है। ठीक है, इसके बाद में है 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। तो ये 2 प्रश्न यहाँ से आपको करना है, 2 2 4 अंक मिलेंगे। इसके बाद है 10 का का खा गा रस अलंकार छंद से, इसका वीडियो आज शाम को मिल जाएगा। ठीक है। 11 नंबर प्रश्न है निबंध, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप तैयार कर लेंगे। फिर है 12 का पहला नयनम का संधि विच्छेद ने प्लस अनम होता है। कलाव्यू का संधि विच्छेद कला प्लस यू होता है। ठीक है, कलो प्लस यू होता है। इसके बाद वृद्धा का संधि विच्छेद वृद्ध प्लस था होता है। इसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से किसी एक पद का विग्रह करके समास का नाम लिखना है। तो अनुरूपम में अव्ययीभाव समास है, महात्मा में कर्मधाराय है, और प्रतिमाना में भी अव्ययीभाव है। फिर 13 नंबर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को प्रार्थना पत्र अथवा अपनी गली मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। इसके बाद 14 का पहला है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्ययों का योग स्पष्ट कीजिए। तो गुरुत्व में गुरु शब्द है, तो प्रत्यय है कटुता। ठीक है, कटु में कटु शब्द है, तल प्रत्यय है, और बुद्धि में बुद्धिमान बुद्धि शब्द है, मतु प्रत्यय है। फिर निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय बताना है। तो यहाँ पर भी गुरुत्व दिया है, तो गुरु शब्द है, तो प्रत्यय है। ठीक है, बलवती बल शब्द है, मतु प्रत्यय है, और बुद्धिमती बुद्धि शब्द है, मतु प्रत्यय है। इसके बाद है, रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। आकाशा छात्रे समम स्नाति, इसमें तृतीया है, श्री गणेशाय नमः चतुर्थी विभक्ति है।